हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर दिलीप कुमार एंड फाउंडर सीएमटी सेंटर मेल थेरेपी। जैसे कि मैं ऑलरेडी एक बुक सीरीज लॉन्च कर चुका हूं, तो ये एक न्यू बुक है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ चैप्टर्स में कंप्लीट करूं। ऑस्टियोपैथिक एंड chiropractic टेक्निक्स फॉर द मैनुअल थेरेपिस्ट की ये बुक है, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड टू स्पाइनल एंड पेरिफेरल जॉइंट मैनिपुलेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पहले तो हमें इंट्रोडक्शन है कि ऑस्टियोपैथी क्या है, chiropractic क्या है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज मैं इसके जो है वो लेक्चर्स कवर अप करूंगा। स्टार्ट में कुछ एक्नॉलेजमेंट है और इसके अलावा जो बुक्स लिखी हुई हैं उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। तो हम डायरेक्टली जो है वो पॉइंट पे आते हैं और हम देखते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है कि स्पाइनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो है वो मैनुअल थेरेपी का ही पार्ट है। और मैनुअल थेरेपी के कॉन्सेप्ट जितना पुराना है उतना ही मैनिपुलेशन टेक्निक्स पुरानी है बेसिकली। तो इस बुक को लिखने का इन लोगों का, ऑथर्स का जो मकसद है वो ये है कि डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक सिंपल कंप्रिहेंसिव जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको प्रेजेंट कर दी जाए। और इसकी जो स्किल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्ट की बात की जाए तो इन्होंने भी लिखा है कि ऑस्टियोपैथ और जो कायरोप्रैक्ट दे आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द मैनुअल थेरेपी, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। तो उसका ओरिजिन, आगाज कहाँ से हुआ, उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। दोनों का जो मेडिकल पैटर्न सिस्टम है वो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है। और वो दोनों फोकस करते हैं कहाँ से आए, 19th सेंचुरी में आए थे। और जो दोनों थोड़ा बहुत उन दोनों का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं। पहले तो ऑस्टियोपैथी क्या है। ऑस्टियोपैथी को, जिसको ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन भी कहा जाता है, ये मैनुअल थेरेपी की एक अप्रोच है, एक टेक्निक है जिसमें स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटीज, उनके फंक्शंस को देखा जाता है ताकि जो बॉडी की जो भी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए, स्पेशली जिसको सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये उनके ऊपर फोकस करता है। और कायरोप्रैक्ट भी ऐसा ही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थेरेपी बेसिकली, ये जो ऑस्टियोपैथी है ये थेरेपी जनरेट करती है बेनिफिशियल इफेक्ट्स बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करके, सम डू सम काइंड ऑफ मसाजिंग एंड मूविंग पेशेंट्स बोन एज वेल। तो ये कलेक्टिवली ऑस्टियोपैथी में सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक पार्ट को देखते हैं। तो जो ये हम सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बेसिकली रेगुलेट किया जाता है किस किस तरह के थ्रू, इसमें स्ट्रेचिंग भी है, मसाज भी है, मूविंग पेशेंट्स बोन्स मसल्स एंड ज्वाइंट्स। सो इन अ ब्रीफ अगर हम बात करें तो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, हैंड्स ऑन अप्रोच है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, विद अ स्ट्रॉन्ग मैनुअल कंपोनेंट एज वेल। तो ऑस्टियोपैथी बेसिकली यूटिलाइज करती है इंसान का वो पावर जो टच के थ्रू डायग्नोज किया जाए। मतलब जब समटाइम, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं या जो मैनुअल थेरेपिस्ट होते हैं, मैनुअल थेरेपिस्ट जिसमें वो सारा मैनुअली काम करते हैं, जो ऑर्थोपेडिक होते हैं वो बोन से डील कर रहे होते हैं। तो ऑस्टियोपैथी में सिर्फ टच करके चीजों को डायग्नोज करना, उसका ट्रीटमेंट बनाना, उसको असेस करना, नो डाउट इट कम्स विद द प्रैक्टिस, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो ऑस्टियोपैथी में बेसिकली क्या यूज करता है, इंसान का वो पावर, कौन सा पावर, टच वाला पावर। और वो टच करके पेशेंट्स की कंडीशंस को डायग्नोज करना और उसको ट्रीटमेंट करने का नाम बेसिकली ऑस्टियोपैथी है, फिर डिफरेंट एमएस के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। आफ्टर दैट दिस थेरेपी जो ऑस्टियोपैथी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द फंक्शनल प्रॉब्लम। बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल और फंक्शनल प्रॉब्लम से ये डील करती है। हाउएवर दे डायरेक्टली बोन्स को डील नहीं करती, जिस तरह मैंने बताया था कि जो है वो जस्ट लाइक इन chiropractic टेक्निक्स या कुछ ऐसी हैं जो जैसे हेडेक वगैरह, मिग्रेन वगैरह से डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट वी कैन डील। जैसे अगर मिग्रेन मसल्स की वजह से हो रहा है या किसी और प्रॉब्लम से हो रहा है तो उसको डील किया जा सकता है। इसके ओरिजिन या आगाज की बात करें तो डॉक्टर एंड्रयूज टेलर थे, जो कि एक फेमस फिजिशियन थे, फॉर्मर यूएस आर्मी के फिजिशियन थे, जिन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ऑस्टियोपैथी का 1800 सदी में। उसके बाद लेटर ऑन इसके ऊपर बहुत सारे डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर जो है वो काम करते रहे, जो ऑर्थोपेडिक ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन से ही वाबस्ता रखते थे। अभी तक ऑस्टियोपैथी का कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज हुआ है, ऑस्टियोपैथ जनरेट नहीं हुए। उसके बाद कुछ कन्वेंशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस के बाद आगे चीजें जैसे ही बढ़ती गई, और वो अलबत्ता खुद जो है वो जिंदा नहीं रहे और वो उस कॉन्सेप्ट को वहां पर खत्म कर दिया गया। लेकिन आगे उसके बाद कुछ लेटर ऑन उसके ऊपर रिसर्चेस होती गई, जिसमें डॉक्टर स्टिल थे। उसमें उसने कंक्लूड किया मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जो आ रही हैं स्पेशली कमिंग फ्रॉम डैमेज आर्टिकुलेशंस की वजह से या फॉल्टी लीजन्स की वजह से, जो मसल्स या आपके स्केलेटल सिस्टम में है जिनको डायग्नोस नहीं किया जा रहा, तब जाके फिर ऑस्टियोपैथी का आगाज हुआ। सो एज अ रिजल्ट उसने, डॉक्टर स्टिल ने, ही बिगिन टू slowly conceive a thought that traditional bone setting मेथड, याद रखिएगा ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्ट जो आगाज किया है वो बोन सेटिंग, जिसका मेन मकसद होता है कि कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम अगर बोन्स की मेल अलाइनमेंट से हो रही है तो उसको अलाइन करने का नाम दिया गया था। फिर उसी में से ऑस्टियोपैथ निकली और उसी में से ही आपकी जो है वो कायरोप्रैक्ट निकली है। इस थ्योरी के बाद दिस थ्योरी अल्टीमेटली लेड टू सम रेजिंग सम काइंड ऑफ द न्यू मेडिकल सिस्टम, जिसका आप नाम ऑस्टियोपैथी देते हो। फिर डॉक्टर स्टिल जो है उन्होंने डिफरेंट, उसको बहुत सारी मुश्किलात आमने सामने दरपेश हुई। बहुत सारे ऐसे बिलीव थे जिनके ऊपर, जिनके ये बिल्कुल अगेंस्ट थे
कि भाई बोन सेटिंग से ही किसी डिजीज को, प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, जो कि काइंडली डिनाई किया गया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किए आसान लफ्जों में। फिर ये बहुत सारी चीजों में काम की, बहुत सारी फिलोसफी इसके आगे हैं, ये फिर वहां से मूव ऑन करके आगे गए। 1892 में फाइनली अमेरिकन स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथी का आगाज हुआ, जो कि इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथी बना 1892 में। और सून आफ्टर द ओपनिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्कूल, ये पहला स्कूल था। उसके बाद काफी ऑस्टियोपैथ थे, जो डिफरेंट एक्रीडेटेड, नॉन एक्रीडेटेड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस थी ऑस्टियोपैथ की, और वो उनका आगाज हुआ। और फिर ऑस्टियोपैथी जो है डिफरेंट सिटीज ऑफ यूके में फैलती गई, एंड देन इट अल्टीमेटली एस्टेब्लिश द ब्रिटिश ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन। 1903 में आगाज हुआ, जिसको AOA कहा जाता है, जो कि फर्स्ट स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथी है कहाँ पर, यूके में। और ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथी अल्टीमेटली 1917 में बाय जॉन मार्टिन अल्टीमेटली डेवलप हुई। और इसकी फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स की बात करें कि किन चीजों के ऊपर ये बुनियाद के ऊपर बेसिकली काम करता है, किन कॉन्सेप्ट को यूज करता है, तो ऑस्टियोपैथी बेसिकली इंसान को एक होलिस्टिक मैनर की अगर हम बात करें तो किन चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करता है या देखता है पेशेंट प्रैक्टिशनर रिलेशनशिप के तौर पे। ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रक्चर को, जो मेन आपकी स्ट्रक्चर है, फेशा है, मसल है वगैरह है, जो मेन बॉडी का काम करते हैं और अल्टीमेटली सारे कनेक्टेड। जिस तरह फेशा है, फेशा का भी कोई काम होगा, मसल है उसका भी काम होगा, तो ये मेन उसके फंक्शन को पहले टारगेट करती है, पहली चीज। और उसका रिलेशनशिप दूसरी चीजों के साथ देखती है। उसके बाद डिफरेंट थेरेपीज के प्रैक्टिशनर ने इनके ऊपर काम किया, और फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अल्टीमेटली मिल मिला के कुछ बने। क्या बना? सबसे पहला कॉन्सेप्ट बना कि जो इंसान की बॉडी वो वर्क करती है एज अ यूनिट, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स आपस में रिलेटेड है। मतलब अगर आप किसी का मसल खराब होता है फॉर एग्जांपल, तो उसका असर उसके फंक्शन पे पड़ता है, उसकी बोन के ऊपर पड़ता है। तो इंटी मीन्स कि सारी की सारी जो इंसान की बॉडी है वो एक यूनिट के तौर पे काम करती है, और सारे पार्ट्स जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आप किसी इंडिविजुअल की यूनिट की बात करो, लेट सपोज, तो उसकी आप बॉडी को ठीक कर रहे हो, अगर आप उसका यूनिट खराब होता है तो उसकी पूरी बॉडी खराब होती है। पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, बॉडी में खुद एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, जो खुद सेल्फ हील और मेंटेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बना है। आसान लफ्जों में, जैसे थोड़ा बहुत अगर किसी को बुखार होता है, बॉडी रेस करती है, तो वो भी बॉडी खुद हीट जनरेट करती है अपने पैथोजन को मारने के लिए। तो एक बॉडी का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा, वेल बींग ऑफ अ पर्सन डिपेंड ऑन द प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। अगर कोई इंसान बिल्कुल ठीक है, तो वो उस सूरत में ठीक है जब उसकी सारी चीजें प्रॉपरली स्मूथली काम कर रही हैं। सारी चीजें मतलब एक जॉइंट में सिर्फ बोन्स नहीं आते, उसमें मसल्स, बोन के टेंडन, लिगामेंट, बोन्स, एवरीथिंग, ऑर्गन जब कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं, तो आप कहते उस इंसान को कह सकते हो वेल बींग। और इंसान तब बीमार होता है जब इसमें से कोई भी आपस में इनका जो इंटरप्ले है बेसिकली वो कोई खराब होता है। तो ये तीन तीन प्रिंसिपल्स बेसिकली ऑस्टियोपैथी में भी यूज होती हैं, और इनमें से जो पहले दो हैं वो कायरोप्रैक्टिस में भी यूज होती है। तो ऑस्टियोपैथी में रेशनल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो इन इंटीग्रेशन इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिकली बना, और फाइनली इसके ऊपर बेसिकली काम हुआ कि इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी डिसबैलेंस होती है तो उसको अलाइन करना ऑस्टियोपैथी का नाम है। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट, ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ये तो सिर्फ उसके ओरिजिन की बात हो रही है। कायरोप्रैक्टिस में भी एक फॉर्म ऑफ मैनुअल थेरेपी है, जिसमें डायग्नोसिस बनता है, ट्रीटमेंट करता है, और प्रिवेंशन ऑफ द MS के डिसऑर्डर, जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल की डिसऑर्डर है। ये भी मेनली अफेक्ट करता है उन डिसऑर्डर्स को जो डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनती हैं, और वो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो। तो ऑस्टियोपैथी की तरह कैरोप्रैक्टर भी अपने हाथ यूज करते हैं, और बोनी अलाइनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि जो बोन्स आपकी अगर मेल अलाइन होगी या मिस अलाइन होगी, उसको अलाइन करने का नाम कैरोप्रैक्टर है। इसीलिए दोनों का जो आगाज है बेसिकली वो बोन सेटलिंग से हुआ है। बोन सेटलर भी इसको किसी दौर में कहा जाता था। और अल्टीमेटली काम क्या है? पेन को कम करना, मोबिलिटी को बढ़ाना वगैरह वगैरह। इसके ओरिजिन की बात करें तो इसके ओरिजिन का क्रेडिट जाता है डेनियल डेविड पामर को। 1895 में कनाडा में ये पैदा हुआ था, जो है पामर साहब। और लेटर ऑन ये माइग्रेट करके गया US में, और कुछ काम वगैरह में। अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत इसका लिखा हुआ है। पामर ने एक ग्रेट डिस्कवरी की थी 18 सितंबर 1895 में, व्हेन हिज डेफ जेनिटर, जो इसका जो डेफ जेनिटर था, और वेल जो साउंड को रिएक्ट नहीं करता था बेसिकली, वगैरह वगैरह उसके रिलेटेड। देन पॉमर केम टू नो, और वो इस ये जो हेयरिंग प्रॉब्लम थी उसकी सीवियरली वो इम्पेयर्ड हो गया। अल्टीमेटली वो हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी करता था वगैरह वगैरह, मतलब उसकी चोट की हिस्ट्री लिखी हुई है। मैनुअल असेसमेंट की बात करें तो पामर ने डिस्कवर किया कि उसके बैक पे एक लंप बना हुआ है बेसिकली। ये किसकी बात हो रही है? जो कान, जिसका कान का प्रॉब्लम था, जो इसका डेफ जेनिटर है बेसिकली, उसकी बात हो रही है। तो उस पे वहां पर वो लंप उसके बैक पे मौजूद था, और फाइनली उसने वो फील किया कि उसका ताल्लुक, उस लंप का ताल्लुक
उसकी जो ना सुनने की सलाहियत है, डेफनेस है, उससे वाबस्ता है। ठीक है। उसके बाद पामर ने देन उसको करेक्ट करने की कोशिश की और उसको कुछ थ्रस्ट दिया उस लंप को जो उसकी बैक पे बना हुआ है, वर्टिब्रा पे बना हुआ है, उसको थ्रस्ट दिया। अनबिलीवली उसकी जो सुनने की सलाहियत थी वो वापस आ गई। हालांकि मतलब एक जनरल थ्योरी है जो उसने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से दिया था। उसके बाद उसने एक मतलब कैरोपिक का जो बीज है, जो ओरिजिन है, जो बुनियाद है, वो वहां से पड़ा। उसकी इस डिस्कवरी के बाद पामर ने जो एस्टेब्लिश की थी एक पहले ही जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बिल्कुल 2 साल बाद एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना, पामर इंफर्मरी एंड कैरोपिक स्कूल, जिसको पामर कॉलेज ऑफ कैरोपिक भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली लोवा में है, केरल। शॉर्टली देयर आफ्टर उसके बाद काफी स्टूडेंट्स यूरोप से आए और उनको स्टडी किया, स्कूल ऑफ कैरोपिक को पढ़ा, और उसके बाद कैरोपेक्टर बेसिकली बन गए। तो पहला यूरोपियन, अगर हम बात करें तो यूके में कैरोपिक का इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्कूल की बात करें तो 20वीं सदी में। हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट ब्रिटेन स्टडी पामर स्कूल जो था, जिसके नाम पे ही बेसिकली बना हुआ था। उसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत रिजेबलेंस की बात करें तो जो सेम प्रिंसिपल ऑस्टियोपैथी के थे और उनको यूज करता है, लेकिन अगर हम कैरोपिक की बात करें तो कैरोपिक ज्यादातर फोकस जो है बोन्स के ऊपर करता है। दे बोथ डील विद दी एमएस का डिसऑर्डर, लेकिन अगर दोनों का फर्क है, वो फेशिया के ऊपर फोकस करता है वगैरह। अब इसकी हम फिजिकल फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स की बात करें तो ऑस्टियोपैथी की तरह कैरोपिक का भी एक अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच है पेशेंट केयर की तरह, और ये भी मानता है कि इंसान की जो बॉडी वो एक एज ए यूनिट है, और वो सारी की सारी, अगर आप किसी यूनिट को डील करते हो, उसका यूनिट खराब है तो बॉडी खराब हो सकती है, बॉडी को ठीक करना तो यूनिट को ठीक करो, मतलब ऑल द बॉडी इज वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट ऑफ द बॉडी माइंड सोल, एंड वो इसी थ्योरी पे बिलीव करता था। दूसरा जो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म है, उसके ऊपर भी कैरोपैक्ट बिलीव करते हैं। हाउएवर मेनी कैरोपैक्ट अंडरस्टैंड कि ये जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है बेसिकली, वो मोर होलिस्टिक मैनर है देन ऑस्टियोपैथी, एंड दे आल्सो बिलीव कि जो इंसान की बॉडी है वो सेम लॉज को फॉलो करती है जो हमने ऑस्टियोपैथी में पढ़ा था। और काफी जो कैरोप्रैक्ट हैं वो इस बात को पोस्टुलेट भी करते हैं कि जो थोड़ी बहुत भी डेविएशन अगर किसी सिस्टम में मिले, किसी यूनिट में मिले, तो पूरी बॉडी आपकी डेविएट हो सकती है या खराबी की तरफ जा सकती है। तो कैरोप्रैक्ट केयर की अगर हम बात करें तो स्पाइनल मैनिपुलेशन या स्पाइनल एडजस्टमेंट जो वर्ल्ड वाइड बेसिकली यूज होती है, उसको एज अ कोर ट्रीटमेंट माना जाता है, और वो ज्यादातर फोकस करते हैं कि जो स्पाइन और वर्टिब्रल अलाइनमेंट है वो जरूरी है बॉडी के किसी भी प्राइमरी प्रॉब्लम के लिए। अगर आपकी कोई भी बॉडी खराब होती है तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर दें तो थोड़ा बहुत उसका जो मस्कुलोस्केलेटल का पेन या डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाता है, तो काफी कम हो जाता है। तो काफी कैरोप्रैक्टर इस बात पे बिलीव करते थे कि जो मिस अलाइनमेंट है वर्टिब्रल बॉडी में, वो मेन रोल प्ले करती है पूरी बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जनरेट करने के लिए। तो अगर आप उसको ठीक नहीं करते, उसको जड़ के तौर पे नहीं मानते, तो कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो बाय करेक्टिंग दिस मेल अलाइनमेंट, दिस अलाइनमेंट प्रॉब्लम, कैरोप्रैक्टर बिलीव करते हैं कि हम बॉडी के सेल्फ रेगुलेटरी, क्योंकि अगर किसी बॉडी का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है लेकिन उसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। अगर किसी का मैकेनिज्म हाथ का मैकेनिज्म है फॉर एग्जांपल, और उसका कोई और हिस्सा काम नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, तो वो ये मानते हैं कि उसकी स्पाइनल और पेरिफेरल जॉइंट की अलाइनमेंट से उसका हम जो सेल्फ ऑटो रेगुलेटरी मेंटेनेंस मैकेनिज्म सिस्टम है उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं, जिससे उसका ताल्लुक है, ताल्लुक हो सकता है। सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। लेकिन बाकी जो कैरोप्रैक्टर है वो डायग्नोसिस वगैरह पे बिलीव करते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जो बायोमैकेनिकल जो भी सिस्टम है उसको बिलीव करते हैं, और अल्टीमेटली दे डील विद द रेस्टोरिंग द फंक्शन थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ द। तो ये थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज क्या क्या है ऑस्टियोपैथी और कैरोप्रैक्टी में। तो पहले तो ये कि दोनों का जो बेसिकली ओरिजिन है वो कॉमन ओरिजिन है। इनके अगर हम रूट्स की बात करें तो दोनों की रूट ट्रेडिशनल बोन सेटिंग से आगाज करती है, और दोनों लेट 19th सेंचुरी में आती हैं, और यूएस से आगाज होता है इनका शॉर्ट बिकम, फिर ये अल्टीमेटली एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। प्रिंसिपल्स की बात करें तो दोनों इस बात पे बिलीव करते हैं दे वर्क एज अ यूनिट ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल, एंड दे कंसीडर कि बॉडी पूरी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक भी यूनिट आपका खराब है तो पूरी बॉडी आपकी खराब हो सकती है। तो अगर आप उस यूनिट को ठीक करते हो तो पूरी बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हो। ये दोनों में आपस में सिमिलरिटी है। ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्राइमरली दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो इस सेम है, कैसे पेन को कम करना और मोबिलिटी को बढ़ाना। और अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो दोनों मेडिकल हिस्ट्री, दोनों प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग पे बिलीव करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन पे बिलीव करते हैं, मसल्स को पैल्पेट करते हैं, मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद जाके उसका ट्रीटमेंट बनाते हैं। तो ये दोनों के दरमियान जो है वो सिमिलरिटीज है। दूसरा, ट्रीटमेंट पर्पस में दोनों पावर ऑफ टच को यूज करते हैं। अगर हम ऑस्टोपैथ की बात करें या कैरोप्रैक्ट की बात करें, दोनों अपने हाथ से काम करते हैं और टच से काम करते हैं। जस्ट लाइक स्पास्टिसिटी को अगर आप कैसे टच किए बगैर फील करोगे ऑब्वियसली। तो इन एडिशन सिग्निफिकेंट पोर्शन की अगर हम बात करें तो दोनों में
सेम है, दोनों बोन्स के ऊपर काम करते हैं, मसल्स के ऊपर काम करते हैं। ऑस्टियोपैथ ज्यादातर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू के काम करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों एमएस के डिसऑर्डर को बिलीव करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो दोनों में जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन लगती है। ट्रीटमेंट टेक्निक की बात करें तो स्पाइनल मैनिपुलेशन ऑस्टियोपैथ भी यूज करता है और कैरोप्रैक्ट भी यूज करता है, दोनों प्रोफेशन। अब तो फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज करते हैं। वेल, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली एक दिन में एक सेशन होता है। तो ऑस्टियोपैथ यूजुअली पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि नीड बेसिस, लेकिन कैरोप्रैक्टर फ्रीक्वेंट सेशन देते हैं। ऑस्टियोपैथ ये भी हो सकता है कि हफ्ते में आपका एक सेशन हो, लेकिन कैरोप्रैक्ट बिलीव करते हैं कि हफ्ते में तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और पांच भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑस्टियोपैथी एंड कैरोप्रैक्ट। सून वी विल टारगेट इट चैप्टर वाइज। और जो पहला चैप्टर है पार्ट वन है, दैट इज द मैनिपुलेशन थेरेपी, मैनिपुलेटिव थेरेपी के ऊपर हम बात करेंगे। और उसकी पहले थ्योरी होगी मैनिपुलेशन थेरेपी थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।